आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्लास 6 का मतलब चैप्टर नंबर 6 है। ये एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 6 है, एक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने अपने लेक्चर में अभी तक मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड और पहले जो स्टार्टिंग जब के थे क्लास 12 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन लोगों दोनों के मिला जुला एक इफेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम लोग एक अगर लूप ले लें, एक लूप है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है और इसके करीब अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैग्नेट को अगर यहाँ पर मूव कराया जाए इसके पास, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इफ ए मैग्नेट is moved near a coil, a current appear in the loop, एक लूप में क्या आएगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये एक एग्जाम्पल हो गया कि जब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसी लॉ को और भी ऑब्जर्वेशन करके हेनरी और फैराडे ने तुमको बहुत से ऑब्जर्वेशन किए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैग्नेट के स्थान पर उन्होंने जो है एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया और करंट कैरिंग कॉइल के पीछे करें तो जो तब भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में जाहिर है कि चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड जब में चेंज होगा तो भी इसमें करंट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अगर कॉइल है, कॉइल में ही करंट को ही हम लोग कम ज़्यादा करते रहें। और एक बात यह भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट को अगर रोक देंगे यहाँ पर तो यहाँ करंट मिलना भी बंद हो जाएगा। ये जब तक तुमको ये करंट तभी तक मिलता है जब तक कि मैग्नेट का मोशन जारी है, या करंट मतलब कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल ही लिए तो करंट अगर स्टेगनेंट कर दिए और इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रखे, या तो इसको मूव कीजिए या तो इसको, तो इस स्थिति में भी क्या नहीं होगा, आपको जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। तो इन ऑब्जर्वेशनों के आधार पर जो फैराडे ने अपना एक लॉ दिया जिसमें कि एक टर्म उन्होंने यूज किया जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग परिचित हैं तो पहले उस टर्म को हम लोग सीखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जारी कि फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी सरफेस के अलोंग जो एरिया वेक्टर होता है उसके अलोंग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। सिमिलरली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया थ्रू ए सरफेस, vector area through a surface is called magnetic flux through the surface। तो मैग्नेटिक फील्ड को तुमको डॉट प्रोडक्ट कर दें वेक्टर एरिया से, और वेक्टर एरिया का मतलब होता है कि द वेक्टर एरिया हैज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया सरफेस। The vector area has direction perpendicular to the plane of the surface। उसके प्लेन पर सरफेस होता है। जैसा कि तुमने ये गॉस थ्योरम में पढ़ा भी होगा, गॉस थ्योरम में तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की काफ़ी चर्चाएं की गई थी, और गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिक उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा हुई थी, उसमें भी इसकी चर्चा हुई।
तो ये तुम्हारा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तुमको, ये फाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हो गया फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हो गया बी डॉट ए वेक्टर या एस वेक्टर कह सकते हैं, बी डॉट ए वेक्टर। ए को भी एरिया वेक्टर कहते हैं, एस भी एरिया वेक्टर के लिखा जाता है सिंबल। तो फाई इज इक्वल टू हो गया तुमको, ए हो गया तुमको एरिया वेक्टर, और बी तो जाहिर है कि सिंबल यूज होता ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो इसको हम लोग अगर तुमको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो ए बी ए और क्या होगा तुम्हें कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, एक सरफेस है, एक ये सरफेस हुआ, तो इसका जो कि एरिया वेक्टर होगा ये तुमको परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा। तो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस का मतलब क्या होगा, ये एरिया इधर परपेंडिकुलर होगा या तो अंदर की ओर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड तुमको जितना भी एंगल बना रहा होगा, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, अगर एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि इसका बी, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है इस सरफेस पर और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर इस दोनों प्लेन में ही दिखाएं तो ये तुमको एरिया, तो सरफेस ऐसे होगा, प्लेन पर जब प्लेन होगा तो इधर की तरफ क्या जा सकता है, एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है इस ढंग से, और मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से है। तो बी डॉट क्या होगा तुम्हारा ए हो गया, तो बी ए के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये तुम लोग का रहेगा बी ए कॉस थीटा। जाहिर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कि अगर हम लोग इसके आधार पर देखें, यूनिट देखें, तो टेस्ला इंटू टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड वेबर। The SI unit of magnetic flux is टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर WB, इसको पढ़ते हैं हम लोग वेबर इसको कहेंगे। तो वेबर या क्या होगा तुमको, ये तुमको हो गया वेबर कह सकते हैं इसको, या और जाहिर के वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। और जहां तक है इसका ये जो ये किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने अभी कहा था कि कुछ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कि कुछ रूल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कि जो जरूरत पड़ती है, उसमें मैं फैराडे ने तुमको अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पर उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ सकते हैं अब मैग्नेटिक फ्लक्स के पढ़ने के बाद। तो फैराडे का कहना था कि जब किसी लूप के तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, अगर चेंज होता है विद टाइम के अनुसार किसी लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, जो कि अगर वो क्लोज लूप है तो वह एक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शॉर्ट फॉर्म। तो फैराडे का कहना था कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू electromagnetic induction, due to electromagnetic induction is equal to rate of change of magnetic flux, rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तुमको जो चेंज होगा उसके रेट के इक्वल होगा। इफ डी फाई इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt, ये टाइम dt में अगर d फाई चेंज होता हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जाई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस चिन्ह इसलिए लगाया जाता है, ये माइनस साइन इसलिए लगाया गया है यहाँ पर कि तुमको ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, ये माइनस साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का शॉर्ट फॉर्म हो गया ईएमएफ, द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ये बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को क्या करता है, या अपोज करता है। इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है कि माइनस साइन, जिसको हम लोग बाद में लेंज लॉ में भी इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग बाद में इसको देखते हैं, इसको अलग से भी देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेंज लॉ। ये है तुमको लेंज लॉ के नाम से भी इस लॉ को जाना जाता है, और इसके आधार पर हम लोग डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करते हैं। तो यह है तुमको, ये तुम्हारा साइन, अगर एवरेज की बात है, इफ डेल्टा फाई इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी। फिर माइनस साइन अब लगाना ही, एवरेज में क्या होगा, कोई भी इंटरवल में जितना निकाले उसको क्या कर दीजिए, इसका जाहिर ईएमएफ का एस यूनिट तो क्या होगा, तुम्हारा वोल्ट होता है, जो पोटेंशियल ईएमएफ तो पहले से ही परिचित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका एस यूनिट हो गया वोल्ट, और वेबर पर सेकेंड इज इक्वल टू वोल्ट, वेबर पर सेकेंड इज इक्वल टू वोल्ट हो गया तुम्हारा। ये होगा फैराडे का जो इंडक्शन का जो नियम हो गया। और जहाँ तक की है, जैसे जाए जो कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक किसी समय पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जाए इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको करेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज यहाँ पर होगा कि इफ इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इफ ये इंटरवल क्या होना चाहिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये क्या बन जाता है तुमको, ये माइनस डी फाई बाई डी टी इंस्टेंटेनियस, जैसे वेलोसिटी बनता था उस लेंथ से इंस्टेंटेनियस ये ईएमएफ बन जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, और अगर तुमको किसी भी एवरेज निकालना है तो उसको क्या करना होगा, उस इंटरवल में जितना फ्लक्स में चेंज हुआ बाय और डेल्टा टी एक माइनस साइन लगा देंगे, तो ये तुम्हारा एवरेज ईएमएफ निकल जाएगा तुम्हारा। अब एवरेज ईएमएफ जैसे तुमको फ्लक्स का जहाँ तक बात है, फ्लक्स को अगर हम लोग कभी भी चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी फाई को लिख सकते हैं बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा ही लिख दो, बी ए कॉस थीटा बाय डी टी। तो फ्लक्स चेंज जाहिर है किसके आधार पर करेगा, या तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, एरिया चेंज करेगा, दोनों के बीच का एंगल चेंज करेगा, इन तीनों में कोई एक चेंज करेगा, या दो भी चेंज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये फ्लक्स में चेंज होगा। तो फ्लक्स में चेंज करने के लिए जैसे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं किताब में, तुमको उसमें अलग अलग क्या दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे, और जिसमें जो है चेंज के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी कॉइल में, जैसे कि एक छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे, तो ये होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने जो तुमको, जो फैराडे और हेनरी का जो 3 एक्सपेरिमेंट था जो शुरुआत का, उसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। उसमें देखो करंट, अब ये बात जब हमने देख लिया फैराडे का लॉ, तो उसके आधार पर हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि जो फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तुमको जो बुक में तुम्हारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसकी चर्चा करें, देखो उसमें क्यों प्रोड्यूस हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर 3 मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना है तो उसमें 3 फैक्टर हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या एरिया वेक्टर में कम ज़्यादा हो, एरिया बढ़ रहा हो घट रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या दोनों के बीच का एंगल में चेंज आ रहा हो। एंगल में चेंज के आधार पर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, जो कि एसी जो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो हम लोग डेवलप करेंगे, वह भी हम लोग के घर में जो अभी आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के तुम लोग को आ रहा है। जो बैटरी के द्वारा आता है वो डायरेक्ट करंट होता है, वो तुमको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल के आता है। लेकिन
बाकी जो कि हम लोग के घर में जो एक जो सप्लाई होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट, वो किस प्रिंसिपल से बना हुआ है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट से ही बना हुआ है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्सपेरिमेंट का, हेनरी एक्सपेरिमेंट, हेनरी फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसका जहाँ तक की चर्चा करें, इसमें फर्स्ट फिगर में तो जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये तुमको दिया हुआ है, इसमें मैग्नेट को इसके करीब लाए, तो मैग्नेट को जब करीब लाए होंगे तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, चेंज का मतलब अगर चेंज चाहे तो इसको पीछे भी ले जाएगा तो भी ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, सो इट चेंजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इट चेंजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्यों बढ़िया हुआ, वही भी कारण था। अब जैसे कि इसके जगह पर अगर तुमको ये एक कॉइल हो गया जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको अगर आगे पीछे करते हैं, पीछे करें आगे करें, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा समय के साथ, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या होगा तुमको, करंट कैरिंग कॉइल produces magnetic field which changes due to motion of magnet due to motion of coil के कारण मोशन कारण क्या होगा, ये चेंज कर, दोनों रिलेटिव मोशन, या तो इसको भी आगे पीछे करोगे तो भी, या तो इसके भी रिलेटिव मोशन में। और तीसरा हो सकता है कि अगर तुमको ये जो एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये तीसरा होगा, तुमको तीसरा में क्या कर सकते हो, सेकेंड, कि ये तुमको ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में, ये सेकेंड, तो थर्ड में क्या है तुमको, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर करंट को ही कोई अप डाउन करे, इसमें जो है करंट चेंजेज, अगर इसमें करंट को क्या कर दे, करंट चेंजेज विद टाइम, करंट चेंजेज विद टाइम प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इसका मतलब करंट भी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये तीनों तो एक्सपेरिमेंट का तुमको क्या हो गया, ये जस्टिफिकेशन हो गया, कहे हो रहा है, सब में देखा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है वो क्या करता है, क्रिएट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट करेगा, अगर वो क्लोज लूप है तो वो करंट क्रिएट करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसमें एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ये तुमको दिया हुआ है जिसको कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक पहले अभी तो यूं ही दे देते हैं, फिर उसका अलग से तुमको जो है एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको तुम बनाने की कोशिश करोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होगा तो उसको सॉल्व भी कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूं ही। इस सर्कुलर कॉइल हैज रेडियस 70 centimeter. It is placed in a magnetic field 0.5 magnetic field 5 Tesla, making an angle 30 degree with plane of loop, plane of the circular loop. Calculate the average EMF, electromotive force, developed in the loop if the magnetic field drops to zero in 5 seconds. Also calculate the average current in the loop if loop has resistance
रेसिस्टेंस 10 ओम, लूप का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ क्वेश्चन। एक लूप है जो कि सर्कुलर लूप है, यह तुमको इसका जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, प्लेन 30 डिग्री बना रहा है। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने दे भी दिया है, जो कि तुम ध्यान रखोगे डायरेक्शन लेते वक्त। तो इसमें जो है तुमको इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 टेस्ला है, जो कि तुमको 5 सेकेंड में ये ड्रॉप होके क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो एवरेज ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, तो एवरेज ईएमएफ जो डेवलप होगा वो तुमको चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा। चेंज इन फ्लक्स माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं पहले। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स आई मीन इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 इसका नाम देते हैं, दैट इक्वल्स टू बी डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला और एरिया तुमको जो है पाई आर स्क्वायर 22/7 7 गुना 70/100 का होल स्क्वायर। तो 70/100 गुना 70/100 70 सेंटीमीटर है। और ये हो गया इंटू एरिया, तो बी हो गया तुमको 5 टेस्ला इंटू एरिया इंटू दोनों के बीच का एंगल। एंगल कितना होगा इसका, एंगल होगा यहाँ पर तुमको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर cos 60 डिग्री होगा। चूंकि ये जो प्लेन होता है, प्लेन से अगर मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है प्लेन से तुमको 30 डिग्री का, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, ये नॉर्मल से बनाया गया एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होता है, तो नॉर्मल से बनाना गया एंगल 30 डिग्री प्लेन से बना रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये तुम्हारा हो गया 5 इंटू क्या होगा तुमको, ये 20 एक 7 तो कैंसिल हो गया मेरा, और एक 7 हो गया कैंसिल, तो ये तुमको 0 0 भी कट गया, ये 2 गो, तो 49 मतलब 7 इंटू 154/100 1.54 हो गया ये 1.54 इंटू 5 दैट इज 7.7। तो 7.7 इंटू 1/2 हो जाएगा उसका। तो ये 7.7 इंटू cos 60 1/2 ये हो गया वेबर। तो 7.7 बाय 1.2 3.85 वेबर। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 बराबर 0 हो जाएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा, एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 दैट इज चेंज हो गया तुमको, चेंज बाय टाइम t, जितना टाइम लगा। तो ये हो गया तुमको 0 माइनस 3.85/5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये वेबर हो गया। तो 3.85/5 तो 0.77 और फिर 7, तो 0.77 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप होगा, 0.77 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, एवरेज करंट इज इक्वल टू एवरेज ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। तो ये 0.77 वोल्ट कैलकुलेशन देख लोगे अगर, तो दैट बाय 10, तो दैट्स इक्वल्स टू 0.077 एम्पियर या 7.7 इंटू 10⁻² एम्पियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कैलकुलेशन, आई होप कि सही होगा। तो कैलकुलेशन तुम्हारा क्या होगा कि अगर तुमको क्या दिया हुआ था, एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप के प्लेन से कोई वेक्टर क्या बना रहा है तुमको, ये प्लेन से, अगर ये प्लेन है तुम्हारा, तो इससे तुमको कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, एंगल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तुमको अगर एंगल 30 डिग्री का, तो इसके नॉर्मल से कितना एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री। इसके नॉर्मल से जो एंगल बनेगा इस ढंग से होगा, ये 30 डिग्री बना रहा है इसके प्लेन से, तो इसके नॉर्मल से इधर से 60 डिग्री बनेगा। तो थीटा तुमको नॉर्मल से लिया जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। और इसके बाद तुमको आ गया यहाँ पर तुमको जो वैल्यू आ गया और बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा निकाल दिए, उसका एरिया निकाल दिया, सर्कुलर कॉइल था तो पाई आर स्क्वायर से उसका निकल गया उसका एरिया, तो उससे निकल गया मैंने इनिशियल फ्लक्स, वो जो बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का 0 हो गया। तो एवरेज ईएमएफ इक्वल क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स
बाय टाइम इंटरवल, और एक माइनस साइन लगाते हैं, जैसा कि हम लोग फैराडे लॉ में देखे, एवरेज ईएमएफ निकल गया। और अगर तुमको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसके आधार पर फंक्शन दिया जाएगा, जैसा देखोगे तुम एसी करंट वगैरह में जब पढ़ोगे तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं, एक लेंज लॉ हम लोग यूज करते हैं। तो लेंज लॉ बताता है जो कि एनर्जी, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एनर्जी का भी एक संदर्भ होता है, किसी भी चीज़ में एनर्जी क्या कंजर्व तो होना ही चाहिए, ये तो मेन रूल है। तो यहाँ पर जैसे लगता है कि अगर मैग्नेट के आगे पीछे करने से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, तो एनर्जी भी तो जाहिर है कि इसी के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एनर्जी मिल रहा है तो वो जाहिर है किसी न किसी वर्क डन या किसी एनर्जी के सोर्स से ही क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वह तुमको कहाँ से आएगा, वह जो एनर्जी आ रहा होगा वह तुमको जो कि करंट प्रोड्यूस होता है, जो ईएमएफ डेवलप्ड होता है, लेंज लॉ का कहना था, लेंज का कहना है कि जो ईएमएफ डेवलप्ड होता है किसी कॉइल में, वह उस ईएमएफ का क्या करता है, उस चेंज का अपोज करता है जिसने कि उसको प्रोड्यूस किया है। और उस चेंज का अगर अपोज करेगा, जैसे कि कोई हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, एक मैग्नेट को उसके करीब ला रहे थे कॉइल के, तो मैग्नेट के को जब हम करीब ला रहे हैं कॉइल के, तो मैग्नेट के अगर ये जो इसमें करंट ईएमएफ जो डेवलप होगा, जिसके कारण करंट अगर फ्लो होगा, ये करंट इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि यही काउज है जो कि क्या कर रहा है, उसको जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक ईएमएफ को। तो ईएमएफ का काम होगा कि वह उसके मोशन का अपोज करे। तो अगर ये मोशन का अपोज करने लगा तो किसी बाहरी फोर्स को इसलिए वर्क करना पड़ेगा इसको चलाए रखने के लिए, और उसका जो वर्क डन, वह जितना वर्क करेगा एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही एनर्जी क्या होगा, जितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही एनर्जी क्या होगा, उसमें जनरेट होगा। तो इस बात को, इन सब बातों को हम लोग क्वांटिटेटिवली भी देख सकते हैं, और लेंज लॉ के मुताबिक इसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के रूप में भी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे लेंज लॉ है तुम्हारा, लेंज लॉ, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स developed due to electromagnetic induction, due to electromagnetic induction, electromagnetic induction, इन्वर्टर ऑन कर दो, due to electromagnetic induction oppose the due to electromagnetic induction oppose the cause of its production, जिस कारण से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी काउज को ये क्या करता है, अपोज करता है। इट मीन्स द इंड्यूस्ड EMF oppose the change in magnetic flux, चेंज इन, जो इसका काउज होता है, किसी को प्रोड्यूस करने का क्या काउज था, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना, इस चेंज का अपोज करेगा। कोई चेंज अगर मतलब चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कोई बढ़ाना चाह रहा है तो वह चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करें, घटाएं। इट इज अकॉर्डिंग दिस लॉ या लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक लूप है जिसमें कि अगर हम लोग मैग्नेट को इधर ले जाएं, मैग्नेट को अगर हम लोग ले जाएंगे तो मैग्नेट को अगर ऐसे मान, या तो हमको लूप अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग इस मैग्नेट को दिखा भी सकते हैं, लूप इस ढंग से रहेगा तो इस ढंग से अगर लूप है तुमको इस प्लेन पर, तो नॉर्थ साउथ, तो इसमें जो तुमको करंट, इसको जब मैग्नेट को इधर ला रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो बढ़ना चाहिए वो इसको क्या करना चाहिए, इसके मोशन को अपोज करे। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के को यह क्या करेगा, यह अपोज करेगा।
मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को यह क्या करेगा, अपोज करेगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा। तो कॉइल में जो करंट तुमको होता था, करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जैसे कि ये इस ढंग से प्लेन में रखा हुआ, दाहिने हाथ को उसके सेंटर पर रख दीजिए और करंट तुमको इस इधर बढ़ रहा है, जो साउथ मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग साउथ टू नॉर्थ इन एक्सिस पर, ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू बार magnet is south to north at axial point, at एक्सिस पर कभी भी एक्सिस पर साउथ से नॉर्थ होता है। इधर की ओर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब कि इधर की ओर है, ऐसे इधर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, सो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दैट, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो प्रोड्यूस होगा उसमें करंट का डायरेक्शन, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दी बी, चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ये नजदीक आ रहा है तो इसके अपोज करेगा इसमें। तो अपोजिट का मतलब बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तो ये इसको घटाने का कोशिश करेगा। अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट किधर होगा, अगर ऐसा सवाल हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट तुमको यहां पर क्या होगा, यहां पर बाहर की ओर जाएगा और यहां पर अंदर की ओर घुसता हुआ दिखेगा। मतलब इस जगह पे तुमको अगर दे दें इसको, जो कि अगर ये बाहर का तुम्हारा पोर्शन होगा, तो इसमें तुमको ये वाला अगर तुमको डॉटेड में दिखा दें इसको, ये डॉटेड हो गया और ये तुमको फुल लाइन दे दें, ये फुल लाइन यहाँ बाहर से है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट बाहर की ओर जाता हुआ दिखेगा, जैसा जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे करके घूमेगा, तो ये तुमको इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसमें डॉट दिखा सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर क्रॉस दिखा सकते हो, क्रॉस में दिखा सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या चीज हुआ तुमको कि ये क्या बताया गया, देखो ठीक से समझो कि अगर यह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा ये ईएमएफ के कारण, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज को घटाने का कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। इट मींस वह मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन प्रोड्यूस कर, मैंने अपने अंगूठा को क्या रखा, जो कि तुमने देखा होगा, तुमको ये बताया गया कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पिछले लेक्चर्स वगैरह में होगा, राइटल ऐप पर, प्ले स्टोर पर तुमसे तुम डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। तो उसमें तुमको दिखाया गया एक रूल है तुमको, जो कि यहाँ पर हाथ को यहाँ पर रखिए और सर्कुलर कॉइल में करंट निकालना हो, तो इसको थंब को, ये जो थंब जो तुम्हारा होगा, इसको करंट के डायरेक्शन में घुमा दें, थंब तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इसके और इस सब लॉ को देखना चाहते हो, राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उसमें देख सकते हो, इन सब लेक्चर्स को तुमको मिल जाएगा। और ये तुम्हारा हो गया, तो इसमें जो करंट तुमको ऊपर की ओर होगा। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि चलो ये तुमको समझना कुछ आसान होगा, मैं मानते ये प्लेन में तुम्हारा है, ठीक है, और यहां पर जो है तुमको क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा सपोज दैट, तो अभी जो मैंने तर्क दिया, ये दूसरा एग्जांपल में भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इंक्रीज किया, तो इसका जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, वह चाहेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना, तो फिर वही तर्क हम लोग लागू करेंगे। ये प्लेन में दिखाया जा रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इस प्लेन में था, तो इसलिए कॉइल को हमको परपेंडिकुलर दिखाना पड़ा था। तो अब देखिए इस फिगर में तुमको ज्यादा कुछ समझ में आएगा, दूसरा एंगल से इस फिगर को देखा जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है इधर, और इसमें करंट क्या फ्लो हो कि यह तुमको इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके कारण जो तुमको क्या होगा कि यह जो करंट का जो इसमें डेवलप होगा, उसका कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, बाहर की ओर, जैसा मैंने कहा। तो अब आप इसके सेंटर पर क्या रख दीजिए, हाथ को रखिए, और ऐसे अगर हाथ को घुमाते हैं हम लोग धीरे धीरे, तो क्या होगा तुमको, ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में इंड्यूस्ड करंट हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका डायरेक्शन का। अब अगर यही क्वेश्चन में हम लोग कहें कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है पहले, तो ये करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। जैसे देखो एक नया फिगर फिर बनाते हैं, जैसे कि अगर तुमको ये कहा जाए कि ये तुमको ये क्रॉस में ही है, ये भी अभी सेम रखे हम लोग,
और अब की बार ये डिक्रीज करा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, ये सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, तो ये डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, जिसके कारण कि इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा लेंज लॉ के मुताबिक, एक फैराडेज लॉ के मुताबिक। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो लेंज लॉ बताएगा, तो वो डायरेक्शन होगा कि इसके डिक्रीज का वो अपोज करे, तो अंदर की ओर डिक्रीज करता, इसका मतलब कि ये जो करंट होगा वो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, तो बढ़ाना चाहेगा तो अंदर की ओर मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो किधर करंट जाएगा, ये करंट इधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज में हो जाएगा, ये डिक्रीज करा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये समझो तुमको किस ढंग से तुमको प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमेशा अपोज करना है। दूसरा तर्क ये हो सकता है, जैसे कि तुमको अगर एक क्वाइल है, जैसे कि एक क्वाइल है, तो इस तरह से तुमको इसमें जो तुमको हर तरह सिचुएशन में क्या करना है, आपको डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं जो कि क्वेश्चंस वगैरह में तुम और भी चर्चा कर सकते हो। तो इसमें जो मेन तर्क है वो समझ में आ गया हो, किस प्रकार डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइन करते हैं लेंज लॉ में, कि तुमको वह हमेशा इसको अपोज करेगा। मैंने 2-3 एग्जांपल दिया और तुम कोशिश करोगे, अगर तुमको दिक्कत होगी तुम ऐप पर आकर के हमसे संपर्क भी कर सकते हो। पर्सनल किसी को प्रॉब्लम है, पर्सनल कोचिंग लेना हो, पर्सनल तुमको गाइड की जरूरत है, कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे हो तुमको, या कोई टॉपिक में तुमको जेईई मेंस एडवांस या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी करते हो, तुमको कुछ चैप्टर्स हैं जो कि टॉपिक्स हैं जो कि नहीं समझ में आ रहे हैं, तुम हमसे पर्सनल टाइम लेके वो भी समझ सकते हो। फुल कोर्स के लिए भी तुम ज्वाइन कर सकते हो राइट स्टूडेंट ऐप पर। तुमको काफ़ी जो है तुमको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सर्वे के सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसको भी सॉल्व करने के लिए तुम आ सकते हो, और नोट्स भी चाहो बोर्ड के लिए तो तुमको वो भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से एक कंप्लीट ऐप है, उसका तुम यूज कर सकते हो। तो हम लोग अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तुमको जो कि आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी हमने देखा कि किस प्रकार से ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक कंडक्टर को अगर हम लोग मोशन प्रोड्यूस करें, क्वेश्चन एक कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको मोशन किया जाए, वेलोसिटी इधर दिया जाए इसको, तो इसके कारण क्या होगा, इसको दो अप्रोच से हम लोग डील कर सकते हैं। ये कुछ दूर में, कुछ टाइम में ये एरिया इतना क्लोज करेगा, ये dx डिस्टेंस गया इन टाइम dt, इन टाइम dt में ये dx डिस्टेंस कवर किया, तो ये वेलोसिटी कितना होगा, तो dx इक्वल टू v dt भी कर सकते हैं, या v इक्वल टू dx बाय dt हो गया तुमको, ये वेलोसिटी है इसका, ये v हो गया वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से चल रहा है। और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जाहिर है कि b होगा, जो हम लोग जनरल सिंबल लेते हैं। इसका लेंथ कंडक्टर का ले लेते हैं, इधर की तरफ लेंथ ले लेते हैं इसको, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया तुम्हारा L, कंडक्टर का लेंथ हो गया L हो गया। अब हम लोग लिखते हैं d∅dt, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें एरिया कितना डेवलप, फ्लक्स जो तुम्हारा होगा, तो d∅ इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, b इंटू dx कर सकते हैं, l इंटू dx, b इंटू l इंटू dx, तो ये तुमको हो जाएगा d∅dt। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस d∅dt कर सकते हैं। तो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ जिसको कहते हैं मोशन करंट प्रोड्यूस होगा ना, तो मोशनल ईएमएफ जो हो गया तुम्हारा, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू जाय इक्वल्स टू माइनस d∅dt। तो जाय बराबर क्या हो गया तुमको, माइनस d/dt, b इंटू माइनस b इंटू dx/dt, हम b इंटू dx/dt इंटू l, bx/dt इंटू l भी है, तो b इंटू l और dx/dt को क्या हो गया, तो b जाए बराबर हो गया तुमको माइनस bl इंटू dx/dt, तो जाय बराबर हो गया VBL कर सकते हैं इसको, जाय तुम्हारा क्या होगा, इसका कोई मतलब VBL हो गया। अब जहाँ तक कि इसमें जो है तुमको पोलैरिटी की बात करें, और एक सेकेंड अप्रोच भी इसमें है जिसको कि ये तुमको सेकेंड अप्रोच से ये तुम्हारा, ये फर्स्ट अप्रोच था, फर्स्ट मेथड निकालता है, इसका VBL मोशनल ईएमएफ निकालने का पहला विधि, सेकेंड मेथड देखते हैं। एक तुमको दूसरा तरीका ये है कि इसमें तुमको ये देख सकते हो, सेकेंड मेथड में देखते हैं, सेकेंड मेथड से इसको इसी फॉर्म को लाते हैं। एक अगर ये तुमको कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग इसको फिर इलेक्ट्रॉन लेवल पर देखते हैं, इसको वेलोसिटी है, और सेम फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो ये तुम्हारा हो गया। अगर इसका लेंथ तुमको L है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा ये कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको हॉल इफेक्ट भी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? E माइनस ई भी कह सकते हो, और V क्रॉस B का ये क्या लगता है? फोर्स लगता है, माइनस E V क्रॉस B। और ये मैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगा वो किधर डायरेक्शन होगा, ये भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, V क्रॉस B, तो V है इधर की ओर और क्रॉस में अंदर की ओर है, तो तुमको ये अंगूठा मेरा क्या जा रहा है? ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? जमा हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये निगेटिव यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको? ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये निगेटिव पॉजिटिव जब जमा होगा तो यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या क्रिएट हो जाएगा? एक प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा इन इक्विलिब्रियम, तुमको कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और बढ़ता जाएगा, इधर मोशन जारी रहेगा तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ता जाएगा, तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि यह इस फोर्स को, जबकि इक्विलिब्रियम में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कब इक्विलिब्रियम में आएगा? अब और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सके, तो उसके लिए क्या होगा कि जितना मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा होगा माइनस ई V क्रॉस B, उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए? इसको ऊपर लगना चाहिए, माइनस ई वेक्टर, मतलब कि तुम्हारा ई वेक्टर, माइनस को तो हटा भी सकते हो, डायरेक्शन तो दे ही दिया मैंने, तो ई वेक्टर, तो ये दोनों अपोजिट लगेगा, तभी क्या होगा? ये तुमको अप मतलब नेट जीरो होगा। दूसरे शब्द में कहें कि ई या माइनस ई प्लस माइनस ई V क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तभी ये क्या होगा? ये मोशन रुकेगा। माइनस ई तो तुम्हारा कॉमन हो गया, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B। अगर ऐसा होगा तभी तुमको क्या होगा? इसमें नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, नेट फोर्स ये जीरो होगा। और तुमको क्या होगा? ई डॉट जब तुम्हारा क्या कहता है, अब जो कि तुम्हारा हो गया, अगर इसमें इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का, जिसमें प्लस माइनस चार्ज भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो गया? ये मोशन जब चल रहा है तो ये इट इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी, ये तुम्हारा क्या हो गया? तो ये बैटरी के इक्विवेलेंट, इसका ईएमएफ कितना हो गया? वर्क मतलब कि ये जो ईएमएफ डेवलप्ड होता है दैट्स इक्वल्स टू ई डॉट, ईएमएफ डेवलप्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ डेवलप्ड V क्रॉस B डॉट L, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। तो दूसरे शब्द में यहां पर क्या होगा? तुमको इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, V क्रॉस B डॉट L कह सकते हैं। तो ईएमएफ में तुमको क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन पे जो तुमको फोर्स लगता है, तो इसमें तुमको हो गया, इधर निगेटिव चार्ज हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन के मोशन कारण ये तुमको क्या मिल गया? जाए बराबर VBL का एक पॉजिटिव ये डायरेक्शन क्रिएट हो गया, और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नीचे बैटरी का, ये तुमको इसके मोशन के कारण इसका मोशन जो हो गया तुमको, ये इट इज इक्विवेलेंट टू एक बैटरी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये तभी तक जारी रहेगा जब तक कि मोशन आपका जारी रहेगा। तो इसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को, इसको बात करी फिर से एक बार, दोनों को एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ। एक अप्रोच जो हमने लिया फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के मुताबिक कि यह जब तुमको dt टाइम में dx डिस्टेंस कवर करता है, तो इसका एरिया कितना कवर होगा? dA बराबर L इंटू dx, L ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ मान सकते हैं इसको, L टू dx। तो फ्लक्स कितना हो गया? B से गुना कर दे, BL dx, तो ईएमएफ डेवलप कितना होगा? BL dx बाई dt, dx बाई dt को वेलोसिटी कर दिया गया, तो VBL आ गया मोशनल ईएमएफ। और एक तुमको हॉल इफेक्ट कहलाता है, ये जो सेकंड अप्रोच है, इसमें ये माइक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर के लेवल पे देखा, ये तुमको माइक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक था, ये माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन के लेवल पे देखते हैं। जब कंडक्टर मोशन में होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग Q V क्रॉस B जो पढ़े थे उसके आधार पर निकालते हैं। तो इसमें इस सिचुएशन हम लोग पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो उस पर नीचे निगेटिव हो जाएगा और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, और जब तक कि उसका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जब तक कि उसका दोनों का वैल्यू, दोनों फील्ड जो है तुमको जबकि इक्वल और अपोजिट नहीं हो जाएगा, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन पे लगना फोर्स बंद नहीं होगा और तब तक इसका मूवमेंट जारी रहेगा। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम तभी रीच करेगा जबकि तुमको भी
क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। और तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप क्या होगा, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे लेंथ एल के से उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, v क्रॉस बी डॉट एल। और तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है, वी बी एल अगर तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आ जाएगा इमोशनल ईएमएफ। यहाँ पे इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर है भी, तो तीनों परपेंडिकुलर, तो ये इमोशनल ईएमएफ कितना डेवलप हो जाएगा, वी बी एल का, वी क्रॉस बी डॉट एल। और नहीं तो तुम जो भी डायरेक्शन में एंगल होगा अकॉर्डिंगली तुम अपना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। और जिस जो एंगल होगा जो तुम्हारा उसके आधार पर यहाँ पर तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखा गया है, एल भी और बी आपस में क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा वी बी एल आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे तुम, जो है वी क्रॉस बी को क्या कर लोगे, वी क्रॉस बी के को वी क्रॉस बी कर दिया तो ये पॉजिटिव का डायरेक्शन बताएगा, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताएगा। तो ये पॉजिटिव ऊपर की ओर गया या इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गया, तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर मूव करेगा तो ये तुमको ये ऊपर की ओर, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे। इसका डायरेक्शन के लिए तुम कर दोगे वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में हाथ घुमाओगे, तुमको उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से तुम क्या करते हो, मोशनल ईएमएफ कर सकते हो। तो इसका मतलब कि कंडक्टर का मोशन होना, एक प्रकार से कंडक्टर के मोशन के कारण क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जनरेट हो रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट कर रहा है, तुमको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब तुमको इसका जहाँ तक कि है, इसका हम लोग एनर्जी कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। एनर्जी कंसिडरेशन को हम लोग क्वांटिटेटिवली देख लिए थे, क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं कितना, जितना कि वर्क डन कर रहा होगा कोई मैग्नेटिक फोर्स में। अभी जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब हम लोग किसी चीज़ को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अभी जैसे कि मैग्नेट को हम लोग जैसे कि कोई कंडक्टर को मूव कर रहे थे, तो उसमें जितना वर्क डन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन क्वांटिटेटिवली करते हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेशन। एक ये तुम्हारा है, एक मान लेते हैं कि, अच्छा एक मिनट इसको फिर से, एक लूप है, इसमें रेसिस्टेंस आर दे दें और यहाँ पर एक कंडक्टर है, तुमको इसका लेंथ एल दे दिए हम लोग, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें तुमको दिया हुआ है जिसमें कि ये मूव कर रहा है, ये कंडक्टर ये पार्ट ये मूव कर रहा है, जिसका लेंथ क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका लेंथ l है। और इसके मूवमेंट के कारण ये तुमको साइड अगर बहुत बड़ा हो, इस पर ये चलता जाएगा, ये कंडक्टर जो है तुमको ये मूविंग है। और ये तुमको क्या करेगा, जबकि मूव करेगा, जब कंडक्टर ये मूव कर रहा है इस पर, और ये सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी सब जगह फैला हुआ है, और ये इस पर चलता जाएगा। और सिर्फ रेसिस्टेंस इसमें यहाँ पर आर है, बाकी जगह कहीं पर रेसिस्टेंस नहीं है इस सर्किट में। तो इसमें तुमको जहाँ तक कि है, इसमें जब इसके मूव करने से हमको एक करंट फ्लो होता है, एक मतलब कि एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ये क्लोज लूप में एक करंट फ्लो होगा। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जब ये मूव करेगा तो जाहिर है कि हम लोगों ने अभी लेंज लॉ में पढ़ा कि जो तुमको इसमें जो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा वह इसके मोशन का अपोज करेगा। मतलब कि यह तुमको जो मोशन के कारण ही तो प्रोड्यूस हो रहा है, और मोशन के कारण जिस काउज का है तो उसका वह क्या करेगा, अपोज करेगा। जब इसका अपोज करने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो करंट जनरेट होगा वह इस पर इधर की ओर फोर्स लगाता होगा इसको अपोज करने के लिए। तो फोर्स जब इधर अपोज करेगा तो इस फोर्स के कारण क्या, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी देने के लिए कुछ पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो पावर हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों पावर बिल्कुल इक्वल आएगा, और ये एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक होगा। तो मतलब कि ये बाहरी एजेंट जो कि इस कंडक्टर को मोशन देगा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि इसको अपोज करेगा उसके अगेंस्ट, उसके द्वारा जो चार्ज जो पावर दिया जाएगा उतना ही पावर इलेक्ट्रिक पावर के रूप में जनरेट होगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकली भी जनरेट करके दिखा सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले इसका जो तुमको होगा करंट कितना जनरेट होगा ये देख लेते हैं। करंट होगा तुमको, करंट कितना जनरेट होगा उसके लिए क्या होगा, तुमको मोशनल ईएमएफ हम लोग निकाले थे भी, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू VBL। तो करंट कितना हो गया, तो VBL इलेक्ट्रिक करंट इन लूप इज इक्वल टू VBL बाय रेसिस्टेंस कितना है इसमें R है, तो VBL बाय R हो गया ये करंट।
और फोर्स ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो कि अपोज करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर ILB, IL क्रॉस B होता है, तो दैट इज ILB। तो VBL बाय R इंटू LB, तो VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R, ये किसका वैल्यू हो गया? ये किसका वैल्यू हुआ तुम्हारा? ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, वैल्यू हो गया तुमको जाकर के ये अब फोर्स का। डायरेक्शन की जहां तक बात है तो IL क्रॉस B होता है, L क्रॉस B। L तुमको करंट का डायरेक्शन अभी नहीं पता है हमें, करंट इसमें जैसे जाए कि अभी हम लोग कैसे यहाँ पर अभी हम लोग इसी फिगर की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर निगेटिव फोर्स था, यहाँ पर पॉजिटिव, तो जाहिर है कि करंट फोर्स तो इसका अपोज करेगा। करंट तुमको क्या लग रहा होगा? देखो L, अगर करंट का डायरेक्शन हमको पता है तो L करंट की तरफ हाथ को रखे और मैग्नेटिक फोर्स देखो तुमको करंट ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ को मोड़े तो ये देखो फोर्स अंगूठा इधर जा रहा है, तो ये तुमको ये मैग्नेटिक फोर्स इधर जनरेट होगा, ये अपोज करेगा, ये वेलोसिटी का क्या होगा? अपोज करेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है तुमको, ये मैग्नेटिक फोर्स, तो इतना ही फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा? इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जारी रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जितना है उतना ही फोर्स कौन लगेगा? सो पावर इसके अपोज में तो हमको पावर कितना देना पड़ेगा? पावर गिवन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पावर गिवन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द कंडक्टर विद स्पीड v इक्वल्स टू f इंटू v, दैट इक्वल्स टू VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R इंटू वेलोसिटी, तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। इतना पावर आपको बाहर से देना पड़ेगा। अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक पावर कितना क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रिक पावर कितना क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड, अब देखते दोनों इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड दैट्स इक्वल टू क्या हो गया? तुमको EMF इंटू करेंट V इंटू I, तो V कितना है? दैट इज VBL है, और करंट कितना आया? VBL बाय R आया, तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R, तो ये सो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इज इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड, सो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स ने जितना पावर डिलीवर किया उतना के ही क्या होगा? ये इक्वल होगा, और इसलिए क्या होगा? तुमको दोनों जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसमें जो तुमको हो गया, इस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ को कवर कर लिया। हमने इस लेक्चर में तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो तुम्हारा सा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, और तुमको मोशनल EMF और एनर्जी के कैसे कंजर्व रहता है उसको क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली उसको देखा, एक आध एग्जांपल भी देखे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके जो एनसीईआरटी में दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे जितना दिया हुआ है तुमको, और फिर तुमको आगे बढ़ेंगे। तो तुम लोग जो भी कर चाहो हमसे संपर्क करना, कुछ किसी भी चीज़ में पर्सनल हेल्प लेना, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो जेईई मेंस, एडवांस या नीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो तो राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और उस ऐप के माध्यम से हमारा तुमको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सब दिया हुआ है, उससे के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हो। तो और पर्सनल जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के लिए नोट्स भी उसमें मिल सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।